क्या शुभ नाम है आपका? मुझे डॉक्टर डी.पी. हरि पारदर्शी के नाम से जानते हैं लोग। डॉक्टर साहब, क्या आपका प्रोफेशन है? मैं सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे इंचार्ज था, उसके बाद में सेवारत हो गया। अब रुचि के हिसाब से काव्य लेखन मेरा अनवरत जारी रहता था। कब से आप लेखन से जुड़े हुए हैं? अब लेखन से 92 से जुड़े हुए हैं। 92। आपने किस किस विधाओं में लिखा और किस तरह से आपने उस उपलब्धियों को पाया उनसे? शुरू में बुंदेली भाषा और हास्य व्यंग के रूप में हम साक्षात समझो आप या जानकारी लोगों को हुई और चलती रही। फिर मुझे सौभाग्यवश बड़े छोटे सभी प्रकार के मंच मिले और देश के ख्याति प्राप्त कर्मियों के साथ काव्य पाठ करने का मंच पर अवसर मिला। इस के दौरान आपको कहाँ कहाँ सम्मान मिला? इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, ये विशेष रूप से हम उसमें हो रही। यहाँ पर इलाहाबाद में काव्य पाठ किया, कानपुर में किया, लखनऊ में किया, सुल्तानपुर में किया और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में तो अपने जो झांसी संभाग है उसमें तो हर एक छोटे बड़े गांव से लेकर सब जगह काव्य। पारदर्शी जी, आप हमें ये बताएं कि आपने जो भी हासिल किया है उससे आप संतुष्ट हैं? कोई पुस्तक वगैरह भी आपकी प्रकाशित हुई? हाँ, हमारी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई और क्या नाम है उनके? एक तो परित्याग है और एक है मुक्तिरथ और एक समीक्षा ग्रंथ। 3 पुस्तकें हुई और विशद साहित्य हमारा अप्रकाशित है जो संभवतः भविष्य में जो शोध प्रबंध करेंगे उनके काम में आएगी। मैंने 82 में बुंदेलखंड की संस्कृति और वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास से पीएचडी की थी और हमारे गाइड थे डॉक्टर डी.पी. मित्तल, हेड डिपार्टमेंट हिंदी विभाग बुंदेलखंड कॉलेज। पारदर्शी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप नौकरी में भी रहे और लेखन से भी जुड़े रहे और मंचों से भी जुड़े रहे, तो दोनों में आपने साम्य या संतुलन कैसे बिठाया? जब सर्विस करते थे तो वहाँ का ध्यान रहता था और वहाँ के कर्तव्य पालन का बोध होता था और जब फ्री रहते थे साहित्य की जब रुचि होती थी तो वो लेखन शुरू हो जाता था। तो सामंजस्य बना रहा और उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ा और परिवार के लोगों ने हमें सहयोग दिया। उसकी वजह से हम मंचों पे अपना कार्य जादू दिखा सकें, यूँ कहना चाहिए, क्योंकि मैं हास्य व्यंग का कवि था और मेरा विश्वास है कि मंच पे वही कवि सक्सेस होता है जब जो पब्लिक को अपने गिरफ्त में ले। तो ऐसा मुझे सौभाग्य कई बार मिला। पारदर्शी जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल। कहते हैं कि कलाकार को जो सम्मान मंच पे मिलता है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, वो आमतौर पे घर पे नहीं मिलता। क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? घर पे इसलिए सम्मान मिलता है कि मंच पे पैसे मिलते तो घर वालों को तो सम्मान देना ही पड़ेगा। मंच पे जो धनार्जन होता है वो कहाँ जाता है? मतलब धन के बदले में सम्मान मिलता है घर में? नहीं, वैसे रिश्तों के बदले में तो मिलता ही है, लेकिन धन से ज़्यादा नाम से तो ज़्यादा मिलता है। लेकिन वो नाम जब परिवार लोगों के साथ फलाने के पापा, फलाने के पति, तो वो उनको खुशी होती है। अच्छा, आप मंचों पे जाते रहे, बहुत सारा आपने मंच को शेयर किया जैसा कि आपने बताया, तो देखा गया है कि बुंदेलखंड हो चाहे वो और भी कहीं और रचनाकार यानी कि कवियत्रियों की संख्या कम देखी जाती है। क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तो कवित्रियों में कुछ उतनी स्वतंत्रता का अभाव रहता है, जा नहीं पाती, बेचारी लिखती रहती हैं और उनको कभी पति की तरफ से अनुमति नहीं मिलती है, कभी सामाजिक दृष्टि से वो अपने को ढाल नहीं पाती हैं, क्योंकि ये रात के कार्यक्रम होते हैं कवि सम्मेलन, तो उसमें वो उसे अपने को
तत्पर नहीं कर पाती। यदि जिनको सहयोग मिल जाता है वो आती हैं और बहुत एक से एक अच्छी कवित्रियों ने जो है काट की। पारस जी, एक सवाल और देखा गया है कि जैसे आप हैं, आपने बहुत सारा मंच को शेयर किया है, ये भी कारण तो नहीं हो सकता कवियत्रियों का स्टेज पे आने का, तो ना आने का या कम आने का, कि उनके साथ आजकल कवि सम्मेलन में चहलबाजी चुटकुलेबाजी होने लगी है? नहीं, यहाँ पे चुटकुलेबाजी के सवाल है तो ये मॉडर्न युग है। चुटकुलेबाजी का प्रारंभ तो वही करती हैं, कवि तो बाद में रहता है। खुले द्वार की ओर झांकना नैनों का अपराध नहीं है, हमारे अवधेश जी कहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग प्रोत्साहन देते हैं उनको और पारिवारिक दृष्टिकोण से उनको बिल्कुल साथ रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आपने इतनी सारी उपलब्धियाँ पाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगले जन्म में वापस आप डीपी खरे पारदर्शी बन के ही जन्म लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, डीपी खरे पारदर्शी नाम तो बदल जाएगा, लेकिन वो कवि की भावना रहेगी। और अब मैं चाहता हूँ कि अगले अगर जन्म में मुझे सौभाग्य मिला तो मैं ऐसा कुछ लिखूँ, विलक्षण लिखूँ कि आदि आज तक अमृत को प्राप्त हो जाए। क्या मतलब लेखन में आपको ज़्यादा मज़ा आता है या फिर मंच पे ज़्यादा मज़ा आता है? ये तो स्वाभाविक है, मंच का जो आनंद है वो एक तो स्थान बदल जाता है, श्रोता बदल जाते हैं और रैपिंग मिलती है, तो आनंद तो वहाँ आती है। पैसा भी मिलता है? पैसा तो प्रमुख होता है, कवियों के लिए पैसा तो प्रमुख होता है। आजकल तो लोग पूछ के जाते हैं कि भाई कितना देंगे आप, ये तो ऐसा होता है। लेकिन अच्छा, हमारी कुछ कवियों से और शायरों से बात हुई, उनका ये कहना है कि महिलाओं के साथ जो चहलबाजी होती है वो आमतौर पर प्रायोजित होती है, कवि सम्मेलन या शायर मुशायरा को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी इस तरह का होता है। क्या मानते हैं ऐसा होता है? हाँ, कुछ परसेंट तो मानना पड़ता है, क्योंकि जो लूजर रचनाकार हैं वे अपना साथ जमाने के लिए और इस तरह से संचालक के साथ में नुक्ताचीनी करके वो अपना स्थापित करना चाहते हैं, ताकि ऐसा होता है, ऐसा अमूमन होता है। लेकिन जो सशक्त कवित्रियाँ हैं उनको मैं नमन करता हूँ और उनकी रचनाएं इतनी प्रखर होती हैं कि उन्हें किसी चुटकुलों की, किसी आश्रय का कोई आभास नहीं होता और वो अपने सफलतापूर्वक काम पाठ करते हैं। हाँ, क्या कोई आज की पीढ़ी का किशोर या युवा रचनाकार बन के, कवि बन के कैरियर के रूप में स्थापित हो सकता है आज के परिवेश में? कैरियर का मतलब आर्थिक रूप से संपन्न जी, तो आर्थिक रूप से संपन्न तो जो मंच पे जा रहे हैं वो तो हो ही जाते हैं और उनका नाम भी होता है, उनका साहित्य के इतिहास में अंकित हो जाते हैं वो। तो कैरियर तो है ही, संभावना है। प्रचार प्रसार का युग है, टीवी मोबाइल का युग है, तो इसमें तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका नाम आगे बढ़े। इसीलिए हम हमारे नगर की जो एसार है तो उसको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कवियों को बहुत अवसर मिला। शुरू में जो उसकी कवियों की जो घबराहट होती थी वो हमारी एसार के लिए बहुत कुछ होती है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कोई संदेश? हाँ, ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करें, हिंदी हमारी टूटे नहीं। क्योंकि मुझे दुख होता है जब मैं दक्षिण भारत में जाता हूँ तो वहाँ पे एक बात लिखी रहती है, पोस्टरों पे लिखी रहती है कि इंग्लिश नर्स हिंदी कर्स। ये सुन के हमें बड़ा दुख होता है और हम जब साल में एक बार हिंदी दिवस मनाते हैं तो पीड़ा होती है। हमें हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम जब देखते हैं कि हमारे हिंदी अधिकारी के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तब पीड़ा होती है। हम जब देखते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी ये जब हिंदी में बोलते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है।
उनको मैं नमन करता हूँ। वर्तमान रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, शीर्षक है गांव का थानेदार बड़ा। मेरी भावनाएं हैं और मैं थानेदार को, पुलिस को नमन करता हूँ हमेशा, क्योंकि पुलिस इसलिए नमन करता हूँ कि वो ही रक्षक है। वो जब रक्षक है तो उस रक्षक को प्रणाम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि गांव का थानेदार बड़ा, तो सीबीआई का कद भारी, ईडी का हथियार बड़ा। सीबीआई का कद भारी, ईडी का हथियार बड़ा, किंतु हमारे लिए तो केवल गांव का थानेदार बड़ा। किंतु हमारे लिए तो केवल गांव का थानेदार बड़ा। क्राइम नहीं होने देता है, क्राइम नहीं होने देता है अनुशासन का ठेकेदार, और जिसकी है सरकार उसी का हो जाता है थानेदार। जिसकी है सरकार उसी का हो जाता है थानेदार। और मुंबई इसका एग्जाम्पल है। मुंबई इसका एग्जाम्पल है। सत्ता के संग पुलिस रही और जैसा शासन ने समझाया वैसी उसने कथा कही। गोली चले या बलात्कार हो, गोली चले या बलात्कार हो, गिरे पुलिस पर सीधी गाज, और बड़े बड़ों पर आँच ना आए पुलिस निलंबित होती आज। मैं तो चौकीदार से लेकर थानेदार का करूँ सलूट, और जिनकी बिन मर्जी ना होती गांव में कभी डकैती हुई। हाई केस में सीबीआई या फिर सिट का हो निर्माण, लाइन ऑर्डर फिट रहता है जिस पर चलती है सरकार। मेरे लिए तो गांव के थाने मुझको लगे ममाने से, मेरे लिए तो गांव के थाने मुझको लगे ममाने से। हर सिपाही लोकल सैनिक है, कह लो आज जमाने से। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।